बाज आ जाओ, संभालो घर की जिम्मेदारियां, बाप बूढ़ा हो चुका है। तुम समझते क्यों नहीं? एक टाइम के बाद माँ बाप को जो जिंदा रखता है ना, वो बच्चों का सक्सेस होना देख के। इंस्पिरेशन किससे मिली? जैसे कोई ऐसा शायर जिसको आपने सुना? शायरी जब अजियत जो होती है इंसान की, जो दर्द तकलीफ होती है ना, उससे आती है। अब वो दर्द जो है, बहर सीखना अलग चीज़ है और अच्छे शेर अच्छी शायरी करना एक अलग चीज़ है। इंसान सीखने की शुरुआत करता है तो उसे एक अच्छे उस्ताद की बहुत ज़रूरत होती है। तो सीखते सीखते कोई ऐसा शेर? कुछ देर तो डरे तेरी जादूगरी से हम, फिर देखने लगे तुझे संजीदगी से हम। ख्वाब देखना चाहिए या खुदा का शुक्र करना चाहिए, इस पे आप क्या सोचते हैं? जो मयस्सर नहीं दरिया तो कोई बात नहीं, जो मयस्सर नहीं दरिया तो कोई बात नहीं, शुक्र इस बात का प्यासा नहीं रखा रब ने। माँ के बाद जो है घर का कैसा लगता है आपका? कैसे जानोगे कि रातों का तड़पना क्या है, तुमसे बिछड़ा जो नहीं जान से प्यारा कोई। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है जो मैं शूट करने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था आज से कुछ महीनों पहले कि मैं इस चैनल पे आपके लिए कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेके आऊँगा, चाहे वो किसी भी डोमेन से हो, चाहे वो शायरी से रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्टर हो, मेडिकल हो, फार्मर हो, आर्मी बैकग्राउंड से, किसी भी फील्ड से जहाँ से हमें सीखने को मिल सकता है, मैं उस डोमेन से किसी को लेके आऊँगा जहाँ से हमें और आपको सीखने का मौका मिलेगा। सीखने के लिए हमारे पास 3 सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले तो हम खुद की मिस्टेक करते हैं, जो जहाँ से सीखते हैं। अगर मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो मिस्टेक करना शुरू कर दो, बस ये हो कि जान करके ना करना। और नंबर 2 पे आता है कि हम लोग बुक की रीडिंग करते हैं। किसी भी डोमेन में, किसी भी फील्ड के आप बुक रीड करके सीखते हो। और तीसरा जो सबसे अच्छा होता है वो किसी की जर्नी से सीखते हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है या स्ट्रगल की लाइफ में जी रहा है, वहाँ से हमें सीखने को मिलता है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो शायरी की दुनिया में पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं और जिनको मैं सुनकर बहुत इंस्पायर हुआ था, और आज इन्हीं को लेकर के इस पॉडकास्ट पे आया हूँ और आज हम इनकी जर्नी को सुनेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका चैनल पे। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, सबसे पहले आपने लिखना कब शुरू किया या सुना कब, जहाँ से आपको ये लगा कि यार हाँ, ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है, शायरी सुनना है? शायरी तो यार बहुत, मतलब लिखना तो बहुत बाद में शुरू किया, लेकिन सबसे पहली बार जब मैंने अपनी ज़िंदगी में जब शायरी मैंने देखी थी तो स्कूल में था, मदरसे में पढ़ता था, क्लास 3rd में था शायद। प्रोग्राम हुआ था 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, याद नहीं है। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो बच्चों का शौक़ भी होता था और टीचर लोग भी ये चाहते थे कि आए, पढ़े, और ज़बरदस्ती भी पढ़वाने की कोशिश करते थे। तो मेरा तरन्नुम अच्छा था। तो शुरुआत ये हुई कि पहली बार वो नाते पाक पढ़ी मैंने। तो जो बच्चों का रिस्पांस रहा, जो मेरे साथ पढ़ते थे, और टीचर का, वो 1-2 दिन तक वो स्कूल में वो चीज़ें चलती रहीं कि यार क्या बढ़िया पढ़ता है ये। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो क्लास 3rd में सबसे पहली बार इंटरेस्ट जगह की शायरी मेरे लिए है। मेरे उस्ताद का एक शेर भी है, हाँ। वो शेर जिसको सुन के सभी लोग गमज़दा, आहा। वो शेर जिसको सुन के सभी लोग गमज़दा, वो शेर तो लिखा था कोई 4थी क्लास में। आए हाय, क्या बात। तो 4th या 3rd से शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसके बाद जब आपने कहा कि 3rd क्लास में आपने देखा कि आपने जाना कि यार ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है, तो इंस्पिरेशन किससे मिली? जैसे कोई ऐसा शायर जिसको आपने सुना कि यार यहाँ से मैं सीखता हूँ? देखिए, शायरी जब इंसान सीखने की शुरुआत करता है तो उसे एक अच्छे उस्ताद की बहुत ज़रूरत होती है। अगर अच्छी शायरी आपको टेक्निकल, बहर, ये सारी चीज़ें तो चलो ठीक है। बहर तो ये एक माध्यम है कि आप सीखते हैं और सीखना पड़ता है, उसके बाद से चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती हैं। वरना फिर आप उससे पहले, बहर सीखने से पहले अगर आप शायरी कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा रवानगी होती है, लेकिन कभी कभी इस बहर का उस बहर में हो जाता है। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो लखनऊ में था उन दिनों, ऑफिस, और ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और कुछ जिम्मेदारियां थीं, कुछ काम। फिर एक दिन इंस्टाग्राम पे ऐसे देखा, एक जो है ऐड था, तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी। और अमान सर ने बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें सिखाई जो शायद मैं खुद से सीखता या किताबें सिखाती तो 6 साल लग जाते, जो 3 महीने में उन्होंने सिखा दिया था। तो बहर की टेक्निकल चीज़ें समझने में, शायरी की,
6 से 7 महीने 8 महीने यही लगे थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो सीखते सीखते कोई ऐसा शेर, कोई गज़ल जो उनकी बहुत पसंद आई हो? अमान सर की कई गज़लें हैं जो मुझे याद हैं और पसंद भी आती हैं। उनमें से एक है, कुछ देर तो डरे तेरी जादूगरी से हम, आहा, कुछ देर तो डरे तेरी जादूगरी से हम, फिर देखने लगे तुझे संजीदगी से हम, और जो भी मिला वो रख लिया हमने सहेज कर, जो भी मिला वो रख लिया हमने सहेज कर, अब और क्या ही मांगते इस आशिकी से हम। क्या? और एक शेर बहुत पसंद है जो मुझे, ताउम्र अंधेरों ने ही निभाई है दोस्ती, ताउम्र अंधेरों ने ही निभाई है दोस्ती, क्यों इल्तिजा करें तो बता रोशनी से हम। क्या? और इस गज़ल का मक्ता है, उससे पहले एक शेर, पहले पहल तो लड़ लिए अल्लाह से मगर, अब पेश आ रहे हैं बड़ी आजिज़ी से हम। और एक शेर जो उनका मक्ता है वो मुझे बहुत पसंद था, कि अब क्यों अमान ढूंढते हैं उसको दर बदर, अब क्यों अमान ढूंढते हैं उसको दर बदर, जिसको निकाल फेंक चुके ज़िंदगी से हम। अच्छा, ज़्यादा लोग का मानना है कि शायर कोई तब बनता है या तो उसका दिल टूटता है, या जो है कोई ऐसा हो कि उसको शौक़ हो कि नहीं मुझे शायरी करनी है, या किसी से इंस्पायर होकर चीज़ें करता है। आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ ये में बात सच है कि शायरी में जो है वो जुनून का तो बहुत बड़ा खेल होता ही है, कि जब तक जुनून नहीं होगा, और शायरी क्या किसी भी दुनिया में आप किसी क्षेत्र में भी जाना चाहें, कुछ भी आर्ट या कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, जैसे आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, तो ये एक जुनून है कि मुझे ये करना है, और एक अपनी इमेज को उससे जोड़ के दुनिया को दिखाना। वैसे तो दुनिया जान जाएगी आपकी, हाँ आप भाई मिलेंगे और साहब सलाम और सारी चीज़ें, लेकिन आपके काम से दुनिया जाने, इसलिए आपके अंदर वो जुनून आता है। लेकिन जुनून के साथ साथ एक चीज़ होता है कि जो शायरी जहाँ से पैदा होती है, शायर जहाँ से शुरुआत होती है उसके जहन में कि मुझे अशार कहने चाहिए, मुझे या कहने चाहिए, ये बाद में ख्याल आता है। शायद उससे पहले वो कुछ थॉट या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उससे, एक दो मिसरा भले बहर में ना हो वो शायरी, और ये चीज़ें होती हैं। मैंने पास्ट में जो गज़लें एक दो शेर या गज़ल जो लिखी थी जब मुझे बहर की नॉलेज नहीं थी, हालांकि उससे पहले मैंने कभी ओपन माइक भी नहीं स्टार्ट किया था या शुरू नहीं किया था, सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे रील डालता था और उस पर जो थॉट दिमाग में आ रहा होता है ना उसको लिख देता था, और कोशिश ये करता था कि राइमिंग में बैठ जाए। और लेकिन फिर जब बहर वहर सीखने का मौका शुरू हुआ तो वो एक जुनून था कि अब मुझे इसको अपने आप को इसमें निखारना है, संवारना है। लेकिन जुनून के साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि शायरी में अज़ियत जो होती है इंसान की, जो दर्द तकलीफ़ होती है ना, उससे आती है। अब वो दर्द जो है किसी महबूबा के छोड़ जाने पे या महबूब के छोड़ जाने पे हो सकता है वो तकलीफ़, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी घट सकता है कि जो आपको एक वक्त तक दर्द में मुब्तला रखे, तकलीफ़ में मुब्तला रखे। कोई अपनी ज़िंदगी में से किसी अपने ऐसे इंसान को, और इंसान को खोता है जो उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है। अब मेरे साथ ये था कि कोई भी इंसान, किसी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई दो शख्स होता है किसी बच्चे की ज़िंदगी में, तो वो एक माँ होती है और एक बाप होता है। अस्मा फराज हैं पाकिस्तान के पोइट, उनका एक शेर है, कैसे जानोगे कि रातों का तड़पना क्या है, कैसे जानोगे कि रातों का तड़पना क्या है, तुमसे बिछड़ा जो नहीं जान से प्यारा कोई। किसी शायर की ज़िंदगी में अज़ियत का वक्त आता है तो उसके बाद वो शायरी की तरफ आता है और फिर वो शायर बनता है। और कुदरती तो होता है ये सारी चीज़ें, शायरी कहना, बहर सीखना अलग चीज़ है और अच्छे शेर अच्छी शायरी करना एक अलग चीज़ है। तो जब आप प्रतापगढ़ से आए शायरी, तो प्रतापगढ़ के लोगों का क्या रिएक्शन है, और वहाँ के लोग जानना शुरू किया आपको तो क्या रिएक्शन था वहाँ के लोगों का, खास करके अपने आसपास का, क्योंकि फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करती है जब आप कोई साइड रोल से या अपना पैशन फॉलो करते हैं। हाँ, ये तो था कि बचपन से वाले साहब ने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया था और वो करते आए हैं। कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए डांटा नहीं कि ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि उन्हें डांटने का मौका नहीं दिया मैंने। वो फ़ोन करके पूछ लेना कहाँ हो, जब तक वो नहीं पूछेंगे तब तक तो मैं नहीं बताऊंगा कहाँ हूँ। अगर वो पूछ लेंगे तो जहाँ बताने लायक जगह नहीं होगी वो भी बताऊंगा, क्योंकि उनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा ना।
तो और ऐसे आपकी ज़िंदगी में कोई होता भी है जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप उससे झूठ क्या बोलेंगे। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, उनको लगा कि ये अच्छा ही करेगा। और बाकी रही बात शहर की, तो सोशल मीडिया का सहारा लिया मैंने भी, क्योंकि ये बात तो सच है आज के ज़माने में कि सोशल मीडिया सबसे बड़ी ज़रूरत है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी को भी आगे बढ़ना हो। लेकिन इंडिविजुअली आपसे जुड़ने वाला जो आदमी, आज की जो मानसिकता है, हालांकि आर्ट में ये काम नहीं करना चाहिए लेकिन ज़्यादातर यही काम करती है कि आज हम और आप जिसको फॉलो करते हैं उसे देखते हैं कि उसे कौन फॉलो कर रहा है। ठीक है, हम ही अकेले तो नहीं फॉलो कर रहे हैं उसको। तो वो भी मैटर करता है ना कि कम से कम एक लोग हों, एक कि ठीक ठाक उसको फिर वो नंबर्स चाहे मानो, चाहे ये देखो कि जब 1000 लोग इससे सीख रहे हैं तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो फॉलोअर्स मैटर रखता है। और फिर स्टार्ट किया जब मैंने, तो प्रतापगढ़ के सारे लोग जो मेरे आसपास में थे, दोस्त थे, जो मुझे नहीं भी जानते थे या चाहे बाद में जुड़े हों, सब ने सपोर्ट किया। अच्छा, तो अभी जैसे बताया आपने वालिद साहब आपसे जो है कोई बात होती तो आप जहाँ रहते हो बताते हो, सही है, और सबको करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे लिए अगर कोई सपोर्ट करता है हमारी ग्रोथ के लिए, कहने वाले बहुत सारे होंगे लेकिन सच में आपके पीछे जो खड़े होते हैं वो आपके माँ बाप ही होते हैं। बिल्कुल। और इस पे एक शेर है मेरा कि खुदा तो ज़िंदगी भर रख सलामत मेरे वालिद को, सिवा उनके कोई हिम्मत बढ़ाने को नहीं आता। माँ के बाद जो है कैसे दिक्कतें हैं, घर का कैसा लगता है आपका, मतलब जब यहाँ जाते हो? ये तो है यार कि ज़िंदगी में बिना माँ के घर वो घर नहीं रह जाता, ये तो बात सच है। बिना माँ के घर घर नहीं रह जाता। आदत हो जाती है एक टाइम के बाद, हो जाती है, सब्र हो जाता है। और कहानी भी है मेरे छोटे से, मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन चलिए बता देता हूँ कि जब वालिदा मेरी रहती थी साथ में, तो कभी कभी हम लोग नाराज़ हो जाते थे। जैसे मैं नाराज़ होता था ज़्यादातर, क्योंकि मैं अपने घर का लाडला बेटा में से था, तो मैं नाराज़ हो जाता था। तो मैं सबसे सिंपल कुछ करता नहीं था, शाम वाम में जाके बैठ जाता था कि मैं खाना वाना नहीं खा रहा। गुस्सा हो जाते थे, मैं गुस्सा हो जाता था, और उसकी गलती मम्मी भी नहीं होती थी। और फिर मम्मी आती थी, अगर उन्हें 5 मिनट करना पड़े या 10 मिनट करना मनाना पड़े या आधे घंटे तक हाथ पकड़ खींचना पड़े, चल खा ले, भूखे नहीं सोते। तो वो करती थी आधे घंटे, और बिना खिलाए कभी सोई नहीं, और बिना खाने कभी सोने नहीं दिया उन्होंने। तो उनके जाने के बाद ये कमी एक बार महसूस ये हुई कि एक बार मैं वही नाटक किया। ठीक है, अब नाटक बोले या बचपन का दिमाग था, गुस्सा था, तो मैंने एक दिन कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग खा लो। मैं गुस्सा हो गया। तो मेरे घर में बहनें तो होती हैं, पता है, वो तो मजाक टाइप का सारी चीज़ें लेती हैं, कहती कहीं से कुछ खा वा के आएंगे बाहर से। तो उस दिन मैं फिर कोई नहीं पूछा था। फिर मैंने एक शेर लिखा था बहुत बाद में कि जो जाता है वो फिर वापस निभाने को नहीं आता, कोई वीरानियों में घर बसाने को नहीं आता, तुझे अगर चाहिए इज्जत तो खुद किरदार बेहतर कर, किसी की शख्सियत कोई बनाने को नहीं आता, और मेरी जिंदा थी जब तक माँ कभी भूखा न सोया मैं, मेरी जिंदा थी जब तक माँ कभी भूखा न सोया मैं, जो अब रूठूं तो कोई भी मनाने को नहीं आता। तो ये शुरुआत में जब एक दो गज़ल हुई थी तब एक, मतलब शेर तो पहले का था, तो इसको बहर में डाला हूँगा मैं, तो ये शेर वैसे ही है। ये कब की बात है जब आप? ये 2017 के बाद, जब आप काम कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, मन नहीं लगता रहा होगा या ऐसी कोई दिक्कत? नहीं यार, एक बात पता है कि जब आपकी ज़िंदगी से अचानक कोई जाता है ना, आपका फैमिली मेम्बर, तो मेरे ख्याल से एक चौंकाने वाला सीन होता है कि, लेकिन जब कुछ टाइम तक कोई भी इंसान और फैमिली मेम्बर हो, बीमार हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, और इस तकलीफ़ में हो कि ना डॉक्टर सही कर पा रहा हो, ना जो है आपकी दुआओं से सही हो रहा हो, फिर इस जहन में सब्र हो जाता है। फिर सब्र जब हो जाता है फिर भाई फिर कुछ नहीं होती तकलीफ़। लेकिन ठीक है यार, खुदा की मर्ज़ी है, सबको जाना है एक दिन। तो जैसे जब आप इसके बाद आए, न्यूज़ एजेंसी में काम करना आपने स्टार्ट किया, उसके बाद साथ में आप वीडियो प्रोडक्शन में जो काम कर रहे हो, तो ये डोमेन कैसे चेंज हुआ कि जर्नलिज्म में भी आ गए, उसके बाद जो है आप शायरी की तरफ चल रहे हैं, चीज़ें दोनों साथ साथ में कैसे मैनेज कर रहे हो? शायरी तो कार्य जुनून है, जुनून का काम है ये, और जुनून का काम के लिए आपको ना वक्त निकालना पड़ता है,
वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। ठीक है, तो मुझे कभी भारी नहीं लगा कि इसके लिए भी करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये मैं समझ के चलता हूँ, ये मेरा वीकेंड है। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी से मिल रहा हूँ, कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, तो मैं ये वीकेंड है। बाकी घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि घर का बड़ा हूँ मैं, ठीक है, एक शेर है बहुत प्यारा सा इस पे, ख़त्म कैसे ज़िंदगी करते कि दुनिया देखती, ख़त्म कैसे ज़िंदगी करते कि दुनिया देखती, किसके दर पे ख़ुदकुशी करते कि दुनिया देखती, मुफलिसी थी और हम थे घर के इकलौते चिराग, मुफलिसी थी और हम थे घर के इकलौते चिराग, वरना ऐसी रोशनी करते कि दुनिया देखती। क्या बात। तो घर का बड़ा होने की वजह से मुझे अपने आप को, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी पता था मुझे, और ये भी पता था कि मैं पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वालिद साहब बल्कि ये ताने भी मारते थे, जितना तुम शायरों के शेर याद कर लेते हो, अशार याद हो जाते हैं तुम्हें जितनी आसानी से, इतनी मेहनत से तुम अपने जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो इसमें ध्यान लगा दो, तो इसमें दिमाग लगाओ, इसको याद करके रखो, तो तुम टॉप वॉप कर जाओ। और मेरे अंकल लोग भी कहते थे। लेकिन बस वही है ना कि जहाँ आदमी का मन लगता है ना, वही चीज़ इंसान को उसी चीज़ में आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और हमारे यहाँ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें यही खामी है कि क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करता है, और इसीलिए ये एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठता रहता है। तो फिर ये पता चला कि जिम्मेदारी है घर की, और जिम्मेदारी को समझना है। मैं घर का बड़ा हूँ, और मैंने बचपन से वो दिन देखे थे, बड़ा था तो समझदारी ज़्यादा थी, मुझे दादा के बारे में भी सारी नॉलेज है, सारा हिस्ट्री पता है, मेरे वालिद साहब के बारे में सारी चीज़ें पता है, उन्होंने कहाँ से आगाज़ किया था, फिर क्या क्या दिक्कतें आई होंगी, फिर क्या फैमिली में इश्यूज़ हुए थे, क्या प्रॉब्लम आई होगी, तो मुझे वो चीज़ कभी फेस ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर आपके परिवार में एक बंदा अगर कभी बीमारी से जूझता है ना, तो वो परिवार ख़त्म हो जाता है फाइनेंशियली। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, अहमियत वहीं पता चलती है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। तब मुझे समझ में आया कि भाई पढ़ने में दिल लग नहीं रहा है, किसी आर्ट की तरफ चलते हैं। तो फिर मैंने आर्ट में वीडियो प्रोडक्शन के काम में मुंबई से जाके कोर्स किया था 3-4 महीने का, हालांकि ग्रेजुएशन किया है मैंने। तो उसके बाद मैंने शुरू किया काम, फिर 1-2 नौकरी, दूसरी नौकरी है चल रही है, और घर वहीं चलता है, पैसे आते हैं, अपनी ज़रूरतें, शायरी तो शौक़ में है। आगे बढ़ने से पहले भाई, सबसे पहले तो आप जो है मुझे सुना दो जो गज़ल है आपकी, तुम समझते क्यों नहीं, एक बार उसको आप सुनाओ। गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ तरन्नुम में, जो मेरी पसंदीदा गज़लों में से एक है। इसका एक शेर, 2 शेर मुझे बहुत पसंद है कि जब बिछड़ना तय हुआ है, तुम समझते क्यों नहीं, जब बिछड़ना तय हुआ है, तुम समझते क्यों नहीं, वक्त का ये फैसला है, तुम समझते क्यों नहीं, वक्त का ये फैसला है, तुम समझते क्यों नहीं। और आज भी उम्मीद पाले फिर रहे हो दर बदर, आज भी उम्मीद पाले फिर रहे हो दर बदर, आज भी उम्मीद पाले फिर रहे हो दर बदर, जाने वाला जा चुका है, तुम समझते क्यों नहीं, जाने वाला जा चुका है, तुम समझते क्यों नहीं। इसमें वो शेर जिसको, जो लोगों के दिलों पे असर किया है, जो एक तरीके से तंज था, लोगों पे तंज था। मेरे सारे दोस्त कहते थे जीने मत देना भाई तुम
कि बाज आ जाओ संभालो घर की जिम्मेदारियां, बाज आ जाओ संभालो घर की जिम्मेदारियां, बाप बूढ़ा हो चुका है तुम समझते क्यों नहीं, बाप बूढ़ा हो चुका है तुम समझते क्यों नहीं, वक्त का ये फैसला है तुम समझते क्यों नहीं, और जल्द आ जाओ वगरना हम जुदा हो जाएंगे, जल्द आ जाओ वगरना हम जुदा हो जाएंगे, जल्द आ जाओ वगरना हम जुदा हो जाएंगे, आखिरी फेरा बचा है तुम समझते क्यों नहीं, आखिरी फेरा बचा है तुम समझते क्यों नहीं। और इसका एक शेर, एक मक्ता है जो मुझे बहुत पसंद है। हर किसी की बंदगी है साम ये तो शिर्क है, हर किसी की बंदगी है साम ये तो शिर्क है, हर किसी की बंदगी है साम ये तो शिर्क है, अपना मालिक बस खुदा है तुम समझते क्यों नहीं, वक्त का ये फैसला है तुम समझते क्यों नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये सबसे ज़्यादा फेमस यही है आपका जो गज़ल? नहीं, पर गज़ल नहीं फेमस है, लेकिन उसमें एक शेर बहुत ज़्यादा फेमस है जो मेरे बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली, कुल मिला के जो यूथ के दिल पे, जो नौजवान अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन के पैसों पे या इस इत्मीनान से हैं कि अभी तो वालिद साहब कमा ही रहे हैं, या कभी कभी कुछ किस्मत भी साथ नहीं दे रही है, उससे उन्हीं की गलती नहीं है यार, ठीक है, क्योंकि जो देश के हालात हैं, उसमें तो यही जो देश के हालात हैं, बेरोज़गारी है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उससे पढ़ के निकलने वाले लोगों से पहले मांगी जाती है स्किल, और पढ़ते वक्त स्किल सिखाई नहीं जाती, ठीक है, तो उनकी भी गलती उतनी नहीं है, लेकिन एक तरीके से ये रीज़न है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में यूँ मशगूल होते हैं अपनी खुशियों में, मौज में, कि उन्हें वो बाप का स्ट्रगल नहीं दिख रहा होता है, ठीक है, और वक्त पर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। बहुत लोग कमाते हुए भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हाँ, नहीं कर पाते, नहीं समझते भाई। वालिद ये लगता है कि वालिद साहब कमा रहे हैं, वालिद साहब अपना घर देखे, मैं क्यों देखूंगा, मैं तो अपना देखूंगा ना। ये चीज़ें तो कैसा भी दौर हो, अपने वालिदैन के लिए आपको टाइम पे, जो मेरा ख्याल था मेरे जहन में, मैं 22 साल का 23 साल का हूँ, ठीक है, 3 साल से नौकरी कर रहा हूँ, तो उसका रीज़न यही था ना कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, तो करना स्किल पे ही काम था। तो मैंने स्किल पे काम किया और मैंने अपने वालिद साहब का मैं सहारा बना, या सहारा बन रहा, अभी तो ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक सहारा बनता हूँ, उन्हें एक हौसला मिलता है एक टाइम के बाद। माँ बाप को जो ज़िंदा रखता है ना, वो बच्चों का सक्सेस होना देख के। और सच ये है कि और हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा जल्दी स्टैब्लिश हो जाए, जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और कामयाब हो जाए। और इसमें सच ये भी होता है कि उनको हमारे पैसों से, हमारी इससे कोई मतलब नहीं होता, वो बस ये देखना चाहते हैं कि ये खड़ा हो जाए अपने पैरों पे। हाँ, उन्हें गिफ्ट नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, वो गिफ्ट वाले लोग नहीं है कि ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरा तो ये था, तुमने तो ये नहीं किया, ये कभी तुमसे शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें देख के उन्हें खुशी मिलेगी कि यार मेरा बच्चा कामयाब हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि भाई वक्त पर अपनी जिम्मेदारियां समझो, उसमें सिर्फ माँ बाप का ही फ़ायदा नहीं है,
अपना भी तुम्हें भी फायदा है, उन्हें थोड़ा सा सुकून मिलेगा, ठीक है, उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े होगे तुम, हाँ ठीक है, और तुम्हारे लिए जो समाज होगा तुम्हें ना, वो तुम्हें जिस नज़र से देखेगा शायद और किसी को नहीं देखेगा, क्योंकि तुम जो कर रहे होगे और तुम वहाँ से शुरुआत किए होगे, आगे चल के तुम उस काम में माहिर भी हो जाओगे, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में और भी सारी चीज़ें बैठेंगी आएंगी करने और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बेरोज़गारी जो है ना, ये इंसान का दिमाग और ख़राब होता चला जाता है, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग क्या होगा क्या होगा। तो इससे अच्छा है कि भाई टाइम पे लग जाओ। इसलिए मेरा ये शेर भी है कि बाज आ जाओ संभालो घर की जिम्मेदारियाँ, बाज आ जाओ संभालो घर की जिम्मेदारियाँ, बाप बूढ़ा हो चुका है तुम समझते क्यों नहीं। ये अच्छा, इसी पे आप जो अभी नई जनरेशन के यूथ हैं, जैसे जो कॉलेज में है या जो स्कूल में है, उस कॉलेज की डिग्री को लेकर के और स्किल लर्निंग को लेकर के, स्किल पे फोकस करके लर्निंग को लेकर, उस पर क्या सजेशन देना चाहोगे? इसमें तो मेरा यही मानना है यार कि कामयाब होने के दो रास्ते होते हैं, ठीक है। या तो आप हायर एजुकेशन में जाएं, आप नीट निकाल लें, आप यूपीएससी निकाल लें, या इंडिया में और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, दो ही तो ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती हैं, ठीक है, आईएएस आईपीएस या जो है डॉक्टर। तो उसमें अगर निकल गया आपका तो आपको कॉलेज ठीक ठाक मिल जाएगा, आप अच्छा पढ़ेंगे, फैमिली स्कॉलरशिप वगैरह इतनी अच्छी आ जाती है कि उसमें आपको फैमिली से भी हेल्प लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो उनसे बातचीत होती तो बताते भी हैं एमबीबीएस जो कर रहे हैं। तो पढ़ाई, अगर आपको सक्सेस होना है पढ़ाई के ज़रिए तो आप इन चीज़ों को खेलिए। अगर आपको लगता है कि आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, आप जो है मास्टर कर लेंगे, आप जर्नलिज्म कर लेंगे, तो आपको जर्नलिज्म ही करने से नौकरी मिल जाए, तो फिर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से कर लेंगे, तब हो सकता है आपकी प्लेसमेंट हो जाए, हो सकता है, गारंटी नहीं है। मैं देखा हुआ हूँ, ठीक है, ग्रुप में बहुत प्लेसमेंट हो सकता है, गारंटी नहीं है। एक टाइम के बाद जब आप काम करने लगते हैं, सीख जाते हैं, तो फिर काम करता है रेफरेंस काम करता है। नौकरी वोकरी में ना सीवी में क्या क्या है, आपके पास कितना वर्क सैंपल, इससे ज़्यादा कहीं मायने रखता है आपका रेफरेंस कितना है, ठीक है। तो रेफरेंस भी इंडिया में मायने रखता है, क्योंकि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसके लिए 10 लोग खड़े होंगे। तो स्किल पे काम करिए, स्किल पे काम करिए, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस तरफ आप कदम बढ़ाएंगे जब ना, तो आपके तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है कि अब्बा ने बोला है ये करना है तो अब्बा की खुशी से करना है, या फैमिली के, कभी कभी उनकी इज्जत रखनी होती है, लेकिन अपनी क्षमताओं के अनुसार, ये नहीं कि तुमसे नहीं हो रहा है, जबरदस्ती दांत से मूंगफली नहीं फूट रही है तो लगे हुए हो। तो यही चीज़ें हैं कि स्किल पे भी, स्किल मतलब डिग्री के साथ साथ स्किल। अच्छा, मैं जिस टाइम पे मैंने जो है 22 में कंप्लीट करी अपनी ग्रेजुएशन, तो उस समय इतना स्किल का सीन नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया वही आई थी 18 में, जब नेटवर्क थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, लोग एक्टिव होना शुरू हुए। 4G आया ना जियो का, उसके बाद से सोशल मीडिया आया है, उसके बाद एक्टिव सही तरीके से। और ख़ास करके जब कॉलेज में रहते हैं लोग, तो उस समय मैं भी, मोबाइल नहीं थी हमारे पास, हमने जब कॉलेज में पहली बार गया था हमें घर से मोबाइल मिली, और उस समय स्किल का इतना सीन नहीं था जितना लोग डिग्री पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और उसका रिजल्ट ये होता था कि हम लोग जिस क्लास में पढ़े, जब हमारे बैच के जो बच्चे थे उसमें से कुछ ही थे जो प्लेसमेंट ले पाए, बाकी मोस्टली जब स्किल थी नहीं तो प्लेसमेंट ही नहीं हुआ उनका, नहीं होता भाई। इसीलिए जो भी देख रहा है भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ नहीं आ रहा तुमको, जो मन कर रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि फैमिली से डर है तो बेहतर ये है कि तुम चुप कैसे करो, लेकिन अब अपना पैशन जरूर फॉलो करो। हाँ, क्योंकि तुम्हें गज़लें लिखने की, जब पहली गज़ल तुम्हारी होगी, तुम बहर सीखोगे, इस उस्ताद के कॉन्टेक्ट में रहेगी ना, फैमिली को नहीं पता होगी, ठीक है। तो शायरी का मामला है। अब जैसे प्रोडक्शन का काम है, आपका इंटरेस्ट है, आपको जो है सिनेमेटोग्राफर बनना है, ठीक है, आपको सिनेमेटोग्राफर बनना है, तो आप वालिद से पूछने जाएंगे, तो वालिद साहब ये भी पूछेंगे क्या होता है कि कितने दिन में कमाने लगोगे, पैसे कमाने लगेगा, वो ये भी देखेंगे। लेकिन तुम्हारा अगर जुनून होगा उसमें तो रास्ते खुलते जाएंगे। किसी को पहले दिन कुछ नहीं पता होता है कहाँ जाना है, लेकिन जब उसमें कदम रखता है तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं आपको कि ज़रिया फिर रब दे देता है। ये तो है, और इसका मैं जीता जागता सबूत हूँ, क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था तो मुझे ये था कि यार मैं कैसे किसी को रीच करूँगा, कैसे लेकर के आऊँगा। और उस समय मैं भाई की आपकी जो वो आपने पढ़ा था ना, बाढ़ के ऊपर नज़्म थी, वो तो याद दिला दिया वो इतना मैं मुझे शेर या गज़ल याद नहीं होती है,
लेकिन जो है ना वो मैं लिख के, कसम से मैं लिख के उसको याद किया और उसको मैं मोबाइल में रिकॉर्ड किया कि यार मैं पढ़ पा रहा हूँ सही ना, तो मैं वो इतना अच्छा लगा। एक बार आप उसको जरूर पेश करिए, यहाँ पे सुनाइए। हाँ यार, उसकी कहानी ये थी कि अब मीडिया से हूँ तो प्रोडक्शन का काम देखना होता, टीम में हूँ, तो ये होता है कि मतलब सामने आया चीज़ें, अब कंपाइल तो हम ही लोग को करना है, करनी पड़ेगी। तो हम लोग देखते हैं, तो जो शायद जर्नलिस्ट ग्राउंड से या तो समझ पाता है उतनी हकीकत, इतनी मतलब उस तरीके का दर्द क्या रहा होगा, क्या मामला रहा होगा, या तो ऑफिस में बैठ के जो प्रोडक्शन टीम होगी वो जब विजुअल्स देखेगी, वो जब उस वीडियोस को देखेगी, वो ड्रोन शॉट देखेगी, वो लाइव ड्रोन शॉट जब देखेगी वो कि मतलब ऊपर से ड्रोन रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, नीचे घर है और नदी जो है वो अपने एक दूसरे को समेटते जा रही है, आसपास के जो घर हैं, तो वो लाइव शॉट के मैं देख रहा हूँ, जैसे घर अचानक जैसे बैठ रहा है एक एक, जो वो दर्द देखा मैंने ना, तो फिर मैंने उसी टाइम पे ऐसे हुआ था, अपनी बसती अपना मकान हम ढूंढ रहे हैं, अपनी बसती अपना मकान हम ढूंढ रहे हैं, अपनी बसती अपना मकान हम ढूंढ रहे हैं, बाकी है क्या कोई निशान हम ढूंढ रहे हैं, बाकी है क्या कोई निशान हम ढूंढ रहे हैं, और उम्र लगी जिस घर को बनाने में आज उसको। ये बात सच है यार कि इंसान की ना पूरी पूरी ज़िंदगी लग जाती है घर बनाने में, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो पूरी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी आपको एक घर बनाने में। उम्र लगी जिस घर को बनाने में आज उसको, उम्र लगी जिस घर को बनाने में आज उसको, दरिया ले कर गया कहाँ हम ढूंढ रहे हैं, बाकी है क्या कोई निशान हम ढूंढ रहे हैं। शायरी की तरफ आते हैं। और अच्छा, जो लोग अभी नए आ रहे हैं इस फील्ड में, जैसे आपने तो काफ़ी जल्दी जो है चीज़ें सीखा, जैसे आपने बताया कि कुछ लोग ऐसे 6 साल 5 साल लग जाते हैं सीखने। मेरे उस्ताद जो है आपको हेल्प किए कि आपको वो चीज़ें 3 महीने 6 महीने मुझे थोड़ा सा कम वक्त लगा था क्योंकि मुझे एक अलग जुनून था भाई, शायरी सीखने का एक अलग जुनून था। और शायरी में मतलब जो शायरी कर रहा था उस समय ना, वो बहर में आ जाती थी। कुछ कुछ शेर मैं देखता हूँ उठा के पुराने, तो बहर में हैं, कुछ नहीं भी हैं, तो मैं पहले वो चीज़ वो रवानी आई है, बहर तो बाद में सीखा हूँ, तो इसलिए मुझे कम वक्त लगा। मैं पूरी सारी चीज़ें काफ़िया रदीफ़ ये सब बहुत पहले ही समझ गया था, बहर सबसे बाद में समझा था। तो ये इन तीनों में बहर, काफ़िया, रदीफ़, इनमें फ़र्क क्या है? बहर तो एक मीटर होता है। देखिए, हमारी कोई भी बात हो, कोई भी ख्याल हो, उसको हम डायरेक्टली ऐसे कहने जाएंगे तो वो कोट हो गया, ठीक है, किसी का थॉट है, किसी का कोट है, किताब लिख दी जाती है पूरी पूरी। लेकिन शायरी वो तब बनती है जब एक फ्रेम में, यानी कि एक लाइन में कितने वर्ड आने हैं, उसका अपना मीटर होता है, तो वो उस पर नाप के उतने आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, उससे ज़्यादा होता है तो उसको बेबहर बोलते हैं, फिर वो शायरी में ही नहीं गिनते उसको। तो हर शेर के दूसरे मिसरे में जो रिपीट होता है उसको जो है रदीफ़ कहते हैं। और रदीफ़ के पहले जो इस्तेमाल होता है, इसको राइमिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, काफ़िया बोलते हैं उसको। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बताते हैं आपको, जैसे गज़ल है, गज़ल में 5 शेर कम से कम होते हैं। एक जो है मतला होता है, जो पहला शेर होता है जिसमें दोनों लाइनें राइमिंग में होती हैं, जैसे अपनी बस्ती अपना मकान हम ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं ये रदीफ़ है, ठीक है, अपनी बस्ती अपना मकान हम ढूंढ रहे हैं, बाकी है क्या कोई निशान हम ढूंढ रहे हैं। तो जो निशान है, मकान है, आ की जो वो आवाज़ है ना, वो काफ़िया है, और ढूंढ रहे हैं इट्स रदीफ़।
तो गज़ल में जो ये पहला शेर होता है जिसे हम मतला बोलते हैं, और काफ़िया जिस बंदिश में आप बांध रहे हैं उस बंदिश को पूरी गज़ल में फॉलो करना पड़ता है। अब आँ की आवाज़ थी, अपनी बस्ती अपना मकान हम ढूंढ रहे हैं, बाकी है क्या कोई निशान हम ढूंढ रहे हैं, उम्र लगी जिस घर को बनाने में आज उसको, इसमें राइमिंग नहीं है लास्ट में, उम्र लगी जिस घर को बनाने में आज उसको, दरिया लेकर गया कहाँ हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ काफिया यहाँ भी इस्तेमाल हुआ। तो इसका इस्तेमाल जो आप उसमें जो डिसाइड होता है किस काफिया किस रदीफ के साथ पूरी गज़ल कहनी है, जो पहला मतला होता है उसमें ये डिसाइड होता है। और इसमें शेर होते हैं, बाकी एक मक्ता होता है, मक्ता उसे कहते हैं जिसमें शायर का पेन नेम होता है। तो ये 3 चीज़ें तो सीख लिया, बाकी जो है भाई बताएंगे और क्या किताबें आप फॉलो कर सकते हो जो लोग बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि आर्ट ऐसी चीज़ होती है ना, ये एक ऐसा पैसन है जिसको आप किसी से बता ही नहीं सकते कि मुझे ये पसंद है करना। अगर आप बता दिए तो आप मजाक बन के रह जाएंगे। हाँ ये तो है। तो कोई बुक वगैरह जो बिगिनर है बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है उसके लिए किताबें कई हैं यार। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है तो किसी एक किताब, किसी एक शायर, किसी एक किताब से, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सीखने के लिए आप कई किताबें हैं, आप अपने उस्ताद से किसी से भी कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे और वो आपको ऐसे भी सिखा देंगे, वो एक टॉपिक आपको देंगे कि इस पे पढ़ना, उस किताब को भी देंगे और पढ़ेंगे, फिर आपसे पूछेंगे और फिर प्रैक्टिकल उसका लेंगे कि ये गज़ल कही है तुमने, इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसको अगले में सही करना। तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें बिना उस्ताद के शायद मुझे नहीं लगता कि जल्दी पॉसिबल है। या तो आप जो गज़लें कह देंगे आपको लोग सुनने वाले सही लगेगा, सारी चीज़ें लगेंगी, लेकिन एक टाइम के बाद उसमें बहुत सारी कमियां निकल आएंगी। अच्छा भाई, ख्वाब देखना चाहिए या खुदा का शुक्र करना चाहिए, इस पे आप क्या सोचते हो, क्या राय रखते हो अपनी? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपना जो ख्वाब है उस पर ज़्यादा फोकस बनाओ, अचीव कर लोगे। मतलब मुझे लगता है दोनों चीज़ें सारी साथ में ही जाएंगी। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? देखिए, खुदा का शुक्र तो अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अगर हमें ख्वाब देखने का भी सलीका आ रहा है, ठीक है, हमें ये सोचने का सलीका आ रहा है, सिर्फ सलीका कि हम ये कर सकते हैं, वो भी वहीं से आ रहा है, तो वो वहीं से आ रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसका पहले शुक्रिया अदा करो कि मेरे जहन में ये चीज़ें खुदा ने डाली। ठीक है, तो शुक्रिया तो अदा करना पड़ेगा। अब बात आती है समाज के उस पे नज़रिए से, बहुत सारे लोग जो ये जनरेशन है अभी ओवर थिंकिंग में मुब्तला है बहुत ज़्यादा, और इसके पीछे का जो रीज़न है वो ख्वाब हो सकता है, क्योंकि अपनी चीज़ें टाइम पर ना मिलना, जो हमने सोच लिया, या तो उसके लिए उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। हमारे नीट के बच्चे जो है तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है तो उन्हें तकलीफ़ होती है। एक चीज़ और भी होता है, लोग अपने आसपास घराने में कुछ जो है, जो चीज़ हमें पर्दा करने के लिए बोली जाती है कि पर्दा सिर्फ चेहरे का नहीं होता, पर्दा होता है कि आपके पास जो चीज़ है, अगर तुम्हारे भाई के पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे पड़ोसी के पास वो चीज़ नहीं है तो उसके सामने उसकी रौनक दिखाने की कोशिश ना करो। आपके पास औलाद है, ठीक है, तो और कोई आपके साथ में आपका दोस्त है, उसके पास औलाद नहीं है, तो आप अपने बेटे को इतनी मोहब्बत से मेरा बेटा मेरा ये, तो उसके सामने ये जाहिर नहीं करना चाहिए। वैसे बात आ जाती है दौलत की, जो शो ऑफ होता है। ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग आज इसी वजह से है, क्योंकि सोचते हैं फलनवा तो कार ले लिया, हमारे पास नहीं है, अरे यार हमने अभी नहीं ले पाया। अब बात आती है ख्वाब की, हमने ख्वाब जो देखा था, जो हमने सोचा था कि जो चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, इतने दिन में मिल जाएंगी, वो नहीं मिलते, हमें तकलीफ़ भी होती है कि यार हमें अभी तक क्यों मैसर नहीं हुई। तो मेरा एक शेर है कि जो मैसर नहीं दरिया तो कोई बात नहीं, जो मैसर नहीं दरिया तो कोई बात नहीं, शुक्र इस बात का प्यासा नहीं रखा रब ने। तो दरिया लेके क्या करोगे? खुदा का शुक्र ये अदा करो कि तुम्हें ज़िंदगी में जो चीज़ें मिली हैं, जो चीज़ तुम खा पहन रहे हो, बहुत से ऐसे लोग हैं उन्हें वो भी मैसर नहीं है। ठीक है, तो दरिया की कोई ज़रूरत नहीं है, प्यास बुझेगी वो एक गिलास पानी से। ठीक है, कम से कम उतना तो, हाँ, उतना मिल रहा है तुम्हें, उसका शुक्र करो, उसका शुक्र अदा करो। बाकी शौक वौक तो ये सब सारी चीज़ें हैं, एक अपने वक्त पे पूरा होती हैं, जब आपको मुकद्दर में होता है मिलता है, नहीं मुकद्दर में होता तो आप बहुत सारी चीज़ें पा जाते हैं ज़िंदगी में, हासिल कर लेते हैं, बहुत कुछ पा जाइए आप।
ठीक है, कभी आपको इत्मीनान नहीं होगा। नहीं होगा कभी। ठीक है, ये आपका दीन है जो खुदा का शुक्र कहने के लिए बोलेगा। अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे, जो कमतर लोग हैं उनको देखेंगे तो एक जहन में आएगा कि अल्लाह ने बहुत बेहतर दिया रखा है है। बेशक। अब भाई इसमें एक राउंड है रैपिड फायर का, आपको इसमें मैं कुछ सवालात करूँगा आपसे। आपको गांव ज़्यादा पसंद है या शहर ज़्यादा पसंद है? ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जो लोग गांव से निकल के आते हैं। गांव सुकून है, शहर ज़रूरत है। सही बात है। कहते नहीं है कि दो चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में, एक वो जिनके साथ आपको गुजारा करना पड़ता है, और एक वो जो आपके चाहते हुए भी आपको नहीं मिल पाती। सही है। ठीक है, वो आप किसी भी चीज़ उसमें ले सकते हैं। आपका घर हो सकता है, आपके माँ बाप के साथ रहना हो सकता है, या आपका महबूब हो सकता है। ठीक है, तो गांव बहुत अच्छा है, लेकिन गांव जितना अच्छा है उतना ही ख़राब है, क्योंकि वो आपको नई चीज़ें सीखने का भी मौका नहीं देता। सही है। ठीक है, शहर में जब आप आते हैं तब आप दुनिया की रौनक देखते हैं, तब आप ख्वाब देखना शुरू करते हैं, तब आपको पता होता है कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। बराबर। अच्छा, दूसरा है कि आपको सबसे बड़ा फियर किस चीज़ का है? अभी जैसे आप जर्नलिज्म में भी हो, पोइट्री भी कर रहे हो, तो इसमें या लाइफ में वैसे किस चीज़ का फियर ज़्यादा लगता है आपको कि यार ये खो जाएगी? या फिर किसी की खो जाने की तकलीफ़ तो ये होती है, मतलब ये शायरी और जुनून, ये नौकरी वोकरी, तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है बात सोच के कि उसे एक दिन अपने वालिदैन को खोना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसके वालिदैन में से किसी एक का ये सोच के कि जिस दिन ये नहीं होंगे उस दिन क्या होंगे हम। तो वो जो तकलीफ़ होती है ना, कि मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ लुट गया होगा, ख़त्म हो गया। हाँ, अल्लाह के यहाँ सबको जाना है भाई, सबको एक दिन इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कहना है। लेकिन फिर भी तकलीफ़ इस बात से होता है। नौकरी, शायरी, पैशन है, बहुत कुछ मिल भी जाएगा ज़िंदगी में ना, तब भी एक दिन सब ख़त्म ही होना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लालच वालच नहीं है। हमारे जैसे कितने आए चले गए, 200-400 साल पहले वालों कोई नहीं याद कर रहा है। बिल्कुल भाई, वही चीज़ है। अगर आप शायर ना होते तो क्या होते आप? शायर ना होता तो यहाँ ना होता। हाँ, ये कह सकते हो। शायर ना होता तो यहाँ ना होता, काम कर रहा होता और किसी और की शायरी सुन रहा होता है। हाँ, किसी और की शायरी हो सकता है, ना भी सुन रहा होता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही ना होता फिर शायरी में। ये भी हो सकता है। हाँ, बैठ के पॉडकास्ट देख रहा होता राज शमानी का। हालांकि अभी भी देखता हूँ मैं हर फील्ड की दुनिया सीखने की कोशिश करता हूँ। राज शमानी की किताब है बिल्ड डोंट टॉक, हाँ, उसको भी मैंने पढ़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। नहीं तो मेरी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ किताबें जो पढ़ता हूँ, मेरा ये नहीं है कि मैं सिर्फ किताबें शायरी के ही आसपास पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ पाता नहीं हूँ क्योंकि मसरूफिया ज़िंदगी, और आधी किताब पढ़ने के बाद पूरी होने में उसको महीने लग जाते हैं। ठीक है, बाकी आधी किताब 2-3 दिन में हो जाती है। मैं खुद सीखता हूँ अभी। हाँ, तो मैं हर क्षेत्र की दुनिया से सीखता रहता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, हर दिन कोई ना कोई स्टोरी आती है। ठीक है, तो हर जगह सीख रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं किताब से ही सीखें आप। अच्छा, अब रेख्ता या किताब, दोनों में से कौन पसंद करोगे आप? रेख्ता से सीखना या किताब से सीखना? किताबें समंदर हैं, और रेख्ता का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कम टाइम में आपको चीज़ें सीखनी है, क्योंकि रेख्ता ने कई सारे टूल दिए हैं। आपको अपनी ज़बान पे काम करना है, क्योंकि आप मान लीजिए किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिसमें आपको उर्दू से कोई समझ नहीं है, आप शायरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, या किसी शायर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप कुछ वर्ड्स हैं, आप डिक्शनरी लेके बैठिए किताब में, 2 दिन तक ढूंढते रहेंगे एक वर्ड। आप रेख्ता में ढूंढिए, आपको उससे रिलेटेड कुछ शेर मिल जाएंगे, आप शेर से समझ लीजिए कि इसमें क्या मीनिंग निकली हुई, किस इस्तेमाल में ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो रेख्ता से मीनिंग भी ढूंढ सकते हैं आप। और एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, इस्तेमाल कैसे करना है कि आपको ढूंढना होगा। शायरी में जब पहले मिसरे में जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, दूसरे मिसरे में उसी तरीके से उसकी मीनिंग के साथ वो वर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं। शायरी वही है। आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट में भाई से एक और कुछ लाइन सुनेंगे। मेरी गज़ल है जो यूथ को बहुत पसंद आई थी, और हम सब जो अपनी अपनी दुनिया में, अपनी अपनी फील्ड में, अपने ख्वाब पे काम कर रहे हैं,
उधर हम चलेंगे और चलते हुए हमें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी, बहुत लोग ऐसे भी कहेंगे, ताने मारेंगे। तो मेरी एक गज़ल है, लाख ज़मी बन जाए दलदल, चलते चल, हर मुश्किल का निकलेगा हल, चलते चल। और गौर न कर तानों पर दोस्त, ये दुनिया है, गौर न कर तानों पर दोस्त, ये दुनिया है, तुझको बेहतर करना है कल, चलते चल। और पाँव के छाले अब मंजिल पर देखेंगे, पाँव के छाले अब मंजिल पर देखेंगे, रुकना ठीक नहीं है पागल, चलते चल। कुछ भी मुकर्रर है ही नहीं तो गम कैसा, कुछ भी नहीं रहने वाला हमेशा हमेशा, कुछ भी मुकर्रर है ही नहीं तो गम कैसा, जुल्मते शब भी जाएगी ढल, चलते चल। और अब हसाम न रख उम्मीद सहारे की, तन्हा ही चलना है मुसलसल, चलते चल, चलते चल। और आप लोग भी ऐसे आगे चलते जाइए। और पहला पॉडकास्ट था ये हमारा, आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, और इंशाल्लाह हम लोग आगे भी मुलाकात करते रहेंगे और आपके लिए और अच्छी अच्छी शायरी लेके आते रहेंगे। थैंक यू।